ये आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। और उस दिन वीडियो कट गया था ना, इसके कारण 18 तक ही शूट हो पाया था। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन माइनस फाइव के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस वन और बीटा प्लस वन का मान ज्ञात करना है। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसको करना क्या होगा कि पहले आप इस बहुपद को लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन है ना, और माइनस फाइव है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और माइनस थ्री हो जाएगा और माइनस फाइव है, तो बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस आठ हो गया। अब देखिए अब ये दोनों गुना करे क्या है, दोनों को पहले गुना कर लीजिए। देखिए अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, इसका गुना करेंगे तो अल्फ़ा से बीटा प्लस वन में गुना करेंगे। आप लोग मतलब शॉर्ट में सॉल्यूशन कीजिएगा, हमको तो सिखाना है ना, तो हम डिटेल में कर रहे हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा वन। तो देखिए ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इतना दूर, और ये प्लस वन हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा के मान क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा के मान अभी से डालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। तो सी के मान क्या है, सी के मान माइनस आठ है, ए के मान ना कुछ गुना में तो एक है, तो माइनस आठ बटा एक। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी से और माइनस तीन में गुना करिए और बटा में एक कीजिए, अब प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस आठ प्लस तीन प्लस एक, तो ये हो जाएगा माइनस आठ प्लस चार, तो ये हो जाएगा माइनस चार। तो माइनस चार कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन लेकर क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच करते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान होगा। देखिए शून्य के व्युत्क्रम का मतलब होगा कि एगो अगर मान एक होगा शून्य का, तो एगो शून्य का अगर दो होगा तो दूसर का शून्य क्या होगा, एक बटा दो होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो ओहन स्थिति में मान लीजिए कि ओहन स्थिति में क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। शून्य का व्युत्क्रम होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा सी बटा ए। तो सी के जगह पर होगा माइनस क्यू और बटा में एक बराबर एक, तो इसमें गुना होगा तो माइनस क्यू बराबर हो जाएगा वन, इसलिए क्यू बराबर हो जाएगा माइनस वन। तो इसका सही आंसर जो होगा माइनस वन होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा मान लीजिए कि एगो शून्य का अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं कि एम है, और एगो शून्य को मान लेते हैं बीटा बराबर क्या होगा, एक का व्युत्क्रम है तो एक बटा एम होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकालेंगे तो एम गुने एक बटा एम करेंगे तो क्या होगा, वन ना आएगा। ऐसे ये मान लीजिए एगो शून्य चार मानेंगे तो एगो क्या होगा, एक बटा चार होगा, तो काटेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। तो इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, वन होगा। कब, जब शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा तब। तो आपको सॉल्यूशन ऐसे करना ही समझाने के लिए लिए हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक माइनस दो और छः है। तो शून्यक माइनस दो और छः है, तो एगो सिंपल सा तरीका है, ये दोनों मान इसमें रखिए। एक पहले एक मान रखिए, अगर जीरो हो जा रहा है तो दूसर का मान रखिए, उस पर भी जीरो हो जाएगा तो वही होगा नौ। तो एगो तरीका है अल्फ़ा प्लस बीटा के मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा करना। ये शून्य की शून्य का तो छः दूना बारह, माइनस बारह कौन है, यह है। और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा लेना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो चार आ जाएगा। तो यही वाला आंसर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अब प्लस अल्फ़ा बीटा होता है ना। बहुपद का मानक रूप लेते हैं तो क्या होता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। तो अल्फ़ा बीटा करेंगे, दोनों के गुणा करेंगे तो माइनस छः होगा यहाँ पर, तो माइनस छः हो माइनस बारह हो जाएगा, और एक दोनों को जोड़ेंगे तो चार होगा, तो वो चार माइनस में हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब होगा। समझे बात। इसको अगर चेक करना है आपको, अगर नहीं समझ में आया तो हम बना देते हैं। देखिए तो ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो चार आ जाएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बारह हो जाएगा। और एक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, मैंने कुछ गुना में तो एक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस बारह, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस बारह। ये वाला क्या होगा, इसका सही होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 20 के बाद चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख। 21 नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग 2x माइनस थ्री वाई प्लस दो बराबर 6 और 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। तो हल की संख्या चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले चेक करना पड़ता है a1 बटा a2। a1 बटा a2 के मान क्या होगा, ये 2 है ये 6 है, तो 2 बटा 6 डिवाइड करबी तो 1 बटा 3 होती सर जी। और उसके बाद चेक करना होगा b1 बटा b2। b1 बटा b2 का मतलब
ये B1 के मान और ये वाला B2 के मान -9, एक का डिवाइड करवा तो 1/3। अब C1/C2 के मान, C1 के मान कितना होगा 2 होगा। ये वाला देखो अगर ये 0 से मतलब बराबर से बायां तरफ है तो ये भी बायां तरफ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो 2/5 हो जाएगा। देखिए ई मान बराबर ई वाला मान नहीं ना है, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो समीकरण युग्म के कितना हल होगा, तो समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो समांतर होगा, तो कोई हल नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y प्लस 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल होगा। A1/A2 होगा बराबर नहीं B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो ये देखिए ये A1 के मान, ये A2 के मान, ये B1 के मान, ये B2 के मान, अभी ना कुछ गुना में तो एक है, C1 के मान, ये वाला C2 के मान। तो कह रहा है कि एक हल होगा ना, समीकरण युग्म का एक हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल है, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2। देखिए A1 के जगह पर क्या लीजिएगा, A1 के जगह पर तो A1 के मान सर जी हो जाएगा जो होगा K, और A2 के मान क्या होगा, A2 के मान होगा 3 और B1 के मान होगा 2 और B2 का मान होगा 1। C1 का मान कितना होगा 5 और C2 का मान होगा 1। अब देखिए 3 दूना 6, तो K का मान 6 के बराबर नहीं होगा, 3 दूना 6 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है K बराबर 6 नहीं होगा। चलिए ना तो एक दोनों का हल करते तो 15 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन में देखिए जो दिया है उसको देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। देखिए समांतर रेखा होगा, इससे एगो रेखा दोनों रेखा एक दूसरे को टच नहीं करेगा तो हल होगा, इसका नहीं होगा, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो इसका होगा 0 होगा, हल की संख्या क्या होगा 0 होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा। समझ गया बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 24 है, y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y-4 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए y-4 बराबर 0 है ना, इसका मतलब हो गया y का मान 4 होगा। तो y का मान 4 होगा, जब ये y का मान 4 होगा तो y अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा, y अक्ष के समांतर होगा। y के मान y अक्ष y बराबर 4 होगा ना, तो ये एक अक्ष के समांतर होगा। ये ऑप्शन सही होगा। देखिए ये मूल बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ y 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो y बराबर 4 कब होगा, जब ई वाला लाइन अहू सामने 4 होगा, y के मान अहू सामने 4 होगा, अहू सामने 4 होगा, मतलब हर जगह यहाँ भी आ जाएंगे तो ये 4 होगा, और सामने आ जाएंगे तो ये वाला मान कितना होगा 4 होगा, मतलब एक अक्ष के समांतर हुआ। कौन सी के, ये वाला y अक्ष था, तो एक अक्ष के समांतर होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। y बराबर -4 का ग्राफ जो होगा x अक्ष के समांतर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 25 क्वेश्चन है, यदि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y = -24 तो x और y के मान कौन सही होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। देखिए पहले x और y के मान एगो में रखिए, अगर एगो संतुष्ट करेगा तब दूसरा में रख के चेक कीजिएगा। तब देखिए 2y में रखेंगे, आई बात y की जगह पर 4 रखेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 3 12, 11 नहीं पूरा, ठीक है। ये रखो, -2 रखेंगे तो -4 होगा, और +5 रखेंगे तो 4 5 20 होगा, तो +20 और -4 -24 नहीं पूरेगा। चाहे इसमें भी रखें, कोनो एगो में रखेंगे हल ना होगा तो दूसरे काम चेक करेंगे। देखिए -3 और 1 है, तो -3 रखेंगे तो कितना होगा सर जी -6 हो जाएगा, और 1 रखिएगा 3 9, इहो नहीं पूरा, ये रखिए तो ये तो पूरा ही पूरा है। -2 रखेंगे तो कितना होगा, तो -4 और 5 रखेंगे तो 15, 15 में से 4 गया 11, ये वाला मान इसमें रखिए, इहो पुट हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। दोनों में रख के चेक कर लीजिएगा, इसमें भी इसमें भी। समझ गया बात, रख के अब चेक कर लीजिए। देखिए -2 रखिएगा तो -4 और 5 रखिएगा तो 20, तो -20 और -4 कितना हो जाएगा -24। तो ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दिया, तो यही इसका हल होगा ना। तो ये दोनों के हल कीजिए, निकालिए मान, जैसे आपको आसान लगता है वैसे कर लीजिए।
एगो के समीकरण 1 मानिए, एगो के 2 मानिए, हल करके निकाल लीजिए। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं होने का मतलब क्या है? जेकर पावर मतलब 2 नहीं होगा, वेरिएबल के मान क्या होगा? 2 नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होगा। देखिए आई बात तो पावर 2 आ जाएगा तो द्विघात समीकरण होना जाएगा। ऐसा ही पावर 2 आ जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। आई वही पावर 2 आ जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और देखिए इसमें ये दोनों में अगर हम इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो कट जाएगा। एक दोनों के अगर गुना करेंगे तो एक्स के पावर 2 इधर भी आएगा, इधर भी एक्स के पावर 2 प्लस में आएगा, तो आई एक्स के पावर 2 से भरे वाला एक्स के पावर 2 कट जाएगा, तो ई वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण आप गुना करके चेक कर सकते हैं। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो होगा आई दोनों में तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो उसी आई दोनों में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब बराबर के विपरीत साइड है तो कट जाएगा। इसके बाद चाहे जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्स के पावर 2 वाला तो इनमें से हट जा रहा है ना, तो इसलिए ये वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। आई में अगर गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, तो एगो घट जाएगा तो एगो रहेगा ना, तो द्विघात समीकरण हो गया। इसलिए ये होगा, ये होगा, ये होगा। सी ऑप्शन आपका नहीं होगा। गुना करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और काट खोट करके। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिंदुओं 2 -2 और -2 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा में 2। एकरा दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 0। 0 बटा 2 क्या होगा? 0। और एकरा जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 के बटा में 2 क्या होगा? 0। तो मूल एक मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा 0, 0, मतलब मूल बिंदु होगा। अगर आपको न समझ में आ रहा है तो यहाँ कोई बिंदु ए है, यहाँ कोई बिंदु बी है। एक निर्देशांक है 2 और -2, एक निर्देशांक है -2 और 2। और ये बिंदु मान लेते हैं कि एम है, जो इस दोनों का मध्य बिंदु है। ये एक्स और वाई है। तो एक्स बराबर क्या होता है? x1 + x2 और बटा में 2। तो 2 घटाओ 2 बटा 2 क्या होगा? 0 बटा 2, मतलब 0 के बटा में दुनिया कोनों से क्या होता है? 0 होता है। तो -2 + 2 और बटा में 2 तो हो जाएगा 0 बटा 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होगा, निर्देशांक में 3 को पाई दीजिएगा, 0, 0 हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। किसी त्रिभुज का केंद्रक 3 0 है तो उसके 2 शीर्ष इतना और इतना है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? देखिए त्रिभुज के केंद्रक दिया है, मतलब x के मान 3 दिया है और y के मान 0 दिया है। तो x बराबर क्या होता है? x1 + x2 + x3 और बटा में 3। और y बराबर होता है y1 + y2 + y3 और बटा में 3। देखिए x के मान कितना दिया है? 3 दिया है। और x1 के मान देखिए एगो ही दिया है, एगो ही दिया है। तो 2 + 1 और x3 के मान हमको पता नहीं है। तो देखिए 3 दिया है 9, और 9 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 7 होगा। तो x3 के मान 3 न घटेगा, 9 में से ये दोनों को जोड़ के तो 6 हो जाएगा। x3 के मान 6 हो गया। अब y के मान 0 है, और y1 के मान कितना है? 3 है, और y2 के मान -4 है। तो -4 से प्लस में गुना करेंगे तो क्या होगा? -4 प्लस y3 और बटा में 3 है। 3 से में गुना करेंगे क्या होगा? 0 होगा। यानी कारी -1 बचेगा। तो -1 अब प्लस y3, यानी माइनस में तेने आएगा तो प्लस में, तो y3 बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका जो मतलब तीसरका बिंदु का निर्देशांक होगा, तो होगा तीसरका बिंदु का निर्देशांक होगा पहले x के मान तब y के मान। 6 और 1 होगा। 6 और 1 कौन ऑप्शन है? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है ना। तो सबसे अच्छा एक दोनों को जोड़ लीजिए और इसमें 3 से गुना करके घटा लीजिए, जितना आएगा उतना होगा x के मान। फिर एक दोनों को जोड़ लीजिए, 0 में 3 से गुना करके घटा लीजिए, जितना आएगा उतना y के मान। चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन ही है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0 0 4 0 एवं 0 1 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले x1 का मान कितना है वो लिख लीजिए। x1 के मान 0, x2 के मान 4 और x3 के मान कितना दिया है? x3 के मान देखिए, x3 के मान यह 0 है। और y1 का मान कितना दिया हुआ है? 0। और y2 का मान दिया हुआ है 0 और y3 का मान दिया हुआ है 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए ध्यान से, 1/2 गुने x1 के मान कितना है? x1 के मान 0 है। तो 0 से कोनो चीज़ में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं बनता। ऑब्जेक्टिव में हल करके थोड़ी ना दिखाना है, हमको सोल्यूशन करके दिखाना है। और x2 के मान कितना है? 4। तो इसमें के मान रखिए। y3 के मान कितना दिया हुआ है? y3 के 1, y1 के मान
जीरो। चलिए पहले से x3 के मान जीरो है, अब कुछ मान नहीं रखना है, कैसे कि जीरो से कोनो चीज़ में गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो मेन हो गया 1/2 और यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 को डिवाइड कीजिए 2 मरतबे, तो 2 इकाई स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, 2 इकाई स्क्वायर। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। समझे बात? जहाँ से जीरो से गुना हो जाने वाला हमको दो नंबरा में थोड़ी ना बनाना है, एक नंबरा में बनाना है। जीरो से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, दो नंबरा रहता तो पूरा डिटेल में लिखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं -1 0 एवं -5 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये वाला आपको अगला सिखाया है कि रफ भी नहीं कीजिएगा, सीधे आपको ऑप्शन लगना रहेगा ABC, इसलिए अब ऑप्शन के हिसाब से टारगेट करना सिखाते हैं। चलिए बिंदुओं -1 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी है, एक का बीच के दूरी निकालना है, दोनों के बीच के दूरी निकालना है। तो दूरी फार्मूला लगाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर एगो कोई बिंदु ए है -1 और 3, यहाँ पर कोई बिंदु है -5 और 7, और बीच के दूरी ए भी निकालना है। तो बीच की दूरी क्या होता है x1 - x2 - x1 के होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 के होल स्क्वायर, चाहे x1 - x2 के होल स्क्वायर और जोड़ y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो आई में से हम इसको घटाते हैं, तो -5 और माइनस एक करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर, प्लस 7 और घटाओ 3 के होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा -4 के होल स्क्वायर और जोड़ हो जाएगा यहाँ पर 7 में से 3 गया था कितना होगा 4, इसका होल स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर 16 और 4 के स्क्वायर 16, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, 32 के वर्गमूल करेंगे तो 4√2 होगा। 4√2 इकाई कौन है? बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है, 4√2 इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए सर जी, 31 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के m1 अनुपात m2 में आंतरिक विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, मतलब m1 m2 के अनुपात में विभाजित करेगा तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ऐसा है कोई, तो m1 m2 नहीं है तो mn है ना, तो ये वाला फार्मूला होगा ना, नहीं बटा में माइनस वाला नहीं ना, बटा में प्लस वाला चाहिए। तो फार्मूला आपका सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, mx2 प्लस nx1 बटा में m1 प्लस m2। आंतरिक विभाजन होगा तो प्लस होगा और बाह्य विभाजन होगा तो माइनस होगा, तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन आपके बीच ला रहे हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेमी स्क्वायर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 800 cm स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेमी है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ होता है πr_l, ये कितना के बराबर है 800 के बराबर है, और पाई का मान कितना होता है 22/7, और इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है 14 सेमी 14, और एल के मान आपको निकालना है। एकदम सिंपल सवाल है, फार्मूला लगाइए और बनाइए आराम से। देखिए ऐसे इसको डिवाइड करेंगे 2 मरतबे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 400 मरतबे, तो एल बराबर हो जाएगा 400 और बटा में 22 से इसको डिवाइड कीजिए, आ जाएगा जितना होगा एल के मान। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr_l होता है। तो मान लीजिए कि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 मरतबे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मरतबे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 मरतबे। अब कटवे नहीं करेगा, 200/11, तो इसका ऑप्शन है अलग दिया हुआ। इसमें नीचे वाला सवाल का जो ऑप्शन है ना वही ऑप्शन उतर गया है, इसका यही होगा आंसर। दशमलव में कहीं भाग करके दे दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, उतना सेम ही होगा। ठीक है, समझे बात। देखिए नीचे वाला ऑप्शन सेम है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर उतर गया है बाई मिस्टेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दशमलव में भाग कर लीजिएगा, उतना ही CM आएगा। अगला, समान ऊंचाई वाले दो बेलूनों के आयतन का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ऊंचाई समान है, एगो के मान लेते हैं कि r है त्रिज्या πr²h, और दूसर का जो है उसका भी πR² मान लेते हैं, और इसका अनुपात 9:16 है। तो पाई से पाई खत्म, एच से एच खत्म, तो मतलब इसका जो त्रिज्या का अनुपात होगा r/r जो होगा इसका वर्गमूल होगा। 9:16 कितना हो जाएगा 3:4 होगा। तो अब कह रहा है कि उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात,
तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। तो 2πr/h जब होगा तो इसका मतलब 2πr/h में तो आर के मान ना खाली अलग अलग गुना होगा, बाद बाकी तो सेम सेम रहेगा ना। तब 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, एच से एच खत्म। तो इसका मतलब जो इसका अनुपात होगा उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसमें भी जो है ना ऑप्शन इसका भी गलत उतरा हुआ है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, बाहर जो चले गए थे ना इसके कारण, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल होगा 2πr/h और 2πR/h। तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r से r, h से h कैंसिल हो जाएगा, और i r के मान कितना है 3 है, और इस r का मान कितना है, इस r का मान 4 है। 3:4 इसका सही आंसर होगा। दोनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 3:4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना है 18 मीटर स्क्वायर है, और तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार के त्रिज्या की दुगुनी है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसको बनाना है, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल मतलब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्या होता है, πr इंटू r प्लस l होता है, ये ना होता है, और ये 18 मीटर स्क्वायर के बराबर है। और इसका जो तिर्यक ऊंचाई है ना, शंकु के आधार के त्रिज्या के कै गुना है, 2 गुना है। तो ये r रहेगा, ये r रहेगा, तो ये 2r हो जाएगा l का मान। तो पाई इंटू, तो 2r एक 3r, 3r में r से गुना करेंगे तो 3r स्क्वायर बराबर 18। ऐसे इसको डिवाइड करो, क्या मरतबे 6 मरतबे, तो हो जाएगा। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, तो 6 cm स्क्वायर होगा। शंकु देखिए, ये जो शंकु ई πr स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताइए, शंकु का आधार कैसन होता है, ऐसा नहीं ना गोले ना होता है, तो यह एक तरह का वृत्त ना हुआ। तो मतलब शंकु के आधार का क्षेत्रफल 6 cm स्क्वायर, 6 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में यह आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन ठीक से आप देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना और इतना है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। गोला का आयतन का अनुपात दिया है ना, देखिए एकदम सिंपल है। गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। तो एगो के मान लेते बड़का आर है, एगो के मान लेते छोटका आर। कैसे कि देखिए एकदम सिंपल है ये वाला क्वेश्चन सब। तो ऐसे ही पूरा साफ हो गया। इसका मतलब देखिए ऊपर क्यू है ना, तो आर स्मॉल r बटा कैपिटल आर के पावर 3, ये 8/27 है। तो 8/27 को ना लिख सकते, आर स्मॉल r बटा कैपिटल आर के पावर 3 और 2/3 है का पावर 3, 3 से 3 खत्म। तो एक त्रिज्या का जो अनुपात हो गया वो कितना अनुपात हो गया, 2:3 हो गया। अगर छोटका जो गोला होकर त्रिज्या 2 होगा तो बड़का क्या होगा, 3 होगा। तो अब कह रहा है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर का फर्क होता है। क्या होता है, स्क्वायर। देखिए बताते हैं, एगो जो मतलब गोला होगा छोटका तो एक होगा 4π स्मॉल आर के स्क्वायर अनुपात होगा 4π कैपिटल आर के स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़का छोटका वाला अगर पहले दिया रहेगा तो छोटका के पहले, बड़का बाद में तो बड़का बाद में। देखिए छोटा वाला पहले है तो छोटा वाला पहले लिए, बड़ा वाला बाद में तो बड़ा वाला बाद में लिए। अब 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो ये r स्क्वायर। तो r के जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 के स्क्वायर, यहाँ पर 3 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर 4 अनुपात 3 के स्क्वायर 9, तो 4:9 होगा। कौन ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन एकदम इसका सही जवाब होगा। एकदम हल्का क्वेश्चन सब दिया हुआ है, खाली आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, बना देना है। क्षेत्रमिति का सवाल इसी देखिए, हम आपको पहले ही बोल दिए हम कि हल्का क्वेश्चन को आपको रिवाइज कराएंगे, भारी को नहीं। कैसे कि हमको हमारा जो कमज़ोर स्टूडेंट रह गया उसको हमको आगे बढ़ाना है। चलिए आप लोग ईमानदारीपूर्वक वीडियो को देखिएगा, इस सवाल सबको बनाइएगा। जो सवाल डाउट होगा उसको प्रॉब्लम वाला कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 से 16 cm स्क्वायर है, तो गोले का व्यास होगा। गोला का व्यास क्या होगा, किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 से 16 cm स्क्वायर है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4/3 नहीं ना 4πr स्क्वायर होता है। मतलब
वक्र पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ, तो इसमें क्या होगा, ई 6 से 16 दिया हुआ है, तो इसमें पाई का मान डालना है। 4 गुने पाई का मान कितना होगा 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 6 से 16। अभी 4 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 4 चौका 16। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, 22 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 22 से डिवाइड करने के लिए इसमें करना क्या होगा, 7 मरतबे लगेगा। क्या मरतबे, 7 मरतबे लगेगा। और देखिए 1/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 7 है, इसका मतलब होगा भाई 7 से ही 7 में गुना करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर, और तो आर के मान कितना हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म तो 7 हो जाएगा। तब आपका इसको गोले का व्यास निकालना है, तब व्यास को क्या कहते हैं, व्यास को डी कहते हैं, और डी बराबर क्या होता है 2r होता है। तो 2 गुने आर के मान 7 कितना होगा, 7 दूना 14 cm हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, बी ऑप्शन जो होगा एकदम सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाइट कट गया है, मोबाइल के लाइट पर काम चल रहा है। देखिए युगपत रैखिक समीकरण के निकाय ax1 by1 और बराबर है c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 के अनगिनत हल होते हैं। अनगिनत हल होगा तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। एहन कौन कंडीशन दिया है, डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये एकदम सही जवाब हुआ। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमको ना पता है, मान लेते ए है, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 4√3, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बराबर, और 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो ए के मान कितना हुआ 4 हुआ। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा हुआ 4 इकाई हो गया, कितना हो गया 4 इकाई। तो इसका परिमाप कह रहा है, तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a, तो 3 गुने 4, 4 3 कितना होगा 12, तो 12 cm होगा। इसका सही ऑप्शन बी होगा। चाहे त्रिभुज के कोण चीज़ के परिमाप का मतलब होता है होकर भुजा का योग, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजा का जोड़ेंगे तो समबाहु त्रिभुज के सब भुजा बराबर होता है ना, तो एक भुजा 3 सेमी, फिर दूसर का 3 सेमी, फिर तीसर का 3 सेमी, तो तीनों भुजा का जोड़ेंगे तो कैसे सेमी हो जाएगा, 4 सेमी ना है, तो पहले का भुजा 4 सेमी, दूसर का 4 सेमी, तीसर का 4 सेमी, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कैसे सेमी होगा 12 सेमी हो जाएगा। 4 4 8 4 12 सेमी, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। चलिए मतलब समबाहु त्रिभुज के परिमाप होता है 3a, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है, 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितना होगी। अब अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है, वृत्त के परिमाप के आधा होता है, वृत्त के परिमाप होता है 2πr, तो इसका होगा πr, तो आर कितना है 12 है, तो 12 पाई हो जाएगा। 12 पाई है कोई ऑप्शन, 12 पाई कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ तक कि तो त्रिज्या का जगह पर व्यास दिया होगा और न तो यह 6 का जगह पर 12 हो जाएगा। अगर 12 सेमी त्रिज्या लीजिएगा तो इसका सही आंसर होगा 12 पाई cm, और न यहाँ अगर व्यास लीजिएगा तो ये ऑप्शन सही होगा। तो सही आंसर की ओर चलिए, ठीक है। अगर 12 सेमी त्रिज्या रहेगा तो 12 पाई आएगा, अगर 12 सेमी व्यास होगा तो सही आंसर 6 पाई आएगा। समझ गया बात, चलिए ध्यान से आगे बढ़िए। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी त्रिज्या क्रम से r एवं बाहरी त्रिज्या r है और वलय का भीतरी त्रिज्या स्मॉल r होगा। भीतरी त्रिज्या स्मॉल r है तो वलय का क्षेत्रफल मतलब पाई इंटू कैपिटल R के स्क्वायर माइनस स्मॉल r के स्क्वायर, सी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा के न्यूनतम दूरी 3 सेमी हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल ना ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति दोनों के रूल पर मतलब ऐड करके बना हुआ है। देखिए ये मान लीजिए कि वृत्त है, वृत्त का एगो जीवा मान लेते हैं, ये जीवा है, ये 8 सेमी है, ये वृत्त का केंद्र है। देखिए वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी जीवा पर अगर जीवा को मिलाइएगा ना तो वो वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु पर टच करेगा। कौन बिंदु पर, मध्य बिंदु पर, और मध्य बिंदु पर टच करेगा और समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा, समद्विभाजित। तो यहाँ से यहाँ ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ वृत्त के त्रिज्या ना हो गया, तो ये 8 सेमी का है, तो इधर 4 सेमी और यहाँ से यहाँ कितना है 3 सेमी है, तो इस समकोण के सामने कर्ण हुआ,
तो एक कर्ण बराबर ओ, मान लो कि यहाँ भुजा पर ए है और यहाँ पर मान लेते एम है, तो ओ ए के मान कितना हो जाएगा, ओ ए के मान हो जाएगा, ओ ए वृत्त के त्रिज्या है, आर के मान है, तो ओ ए का मान हो जाएगा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर रूट के अंदर में, तो हो जाएगा 9 और 16, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 25 के वर्गमूल करबू तो कते होते 5 होते। तो वृत्त के एगो त्रिज्या यहाँ से यहाँ क्या होगा, वृत्त के त्रिज्या ना हुआ आ एकरे उठा के वही सामने पटक देंगे, फिर इन्हें काड़ी जोड़ देंगे तो वृत्त के व्यास ना हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होगा। तो इसका आर के मान कितना आ गया 5 cm, तो इसका डी कितना होगा, वृत्त के त्रिज्या 2r होता है, तो 2 गुने 5 कितना हो जाएगा 10 cm होगा। इसका सही आंसर जो होगा 10 cm होगा। इसका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। 41 नंबर क्वेश्चन नंबर 41 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी परिधियों का अनुपात, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, तो पाई कैपिटल आर के स्क्वायर अब बटा में पाई स्मॉल आर के स्क्वायर बराबर 9/4 है, तो पाई से पाई खत्म हो गया, तो हो जाएगा कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 मतलब 3/2 के स्क्वायर होगा, तो ऐसे ही खत्म। तो बड़का वृत्त के त्रिज्या और छोटका वृत्त के त्रिज्या कितना हो गया, हो जाएगा 3/2। तो इसका जब त्रिज्या में 3 और 2 का अनुपात है तो उनके परिधि का अनुपात कर रहा है, तो वृत्त के बड़का वृत्त का परिधि होगा 2 पाई कैपिटल आर, स्मॉल छोटका वृत्त का होगा 2 पाई स्मॉल आर, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, और बड़का आर के जगह अब बड़का आर के मान कितना है, बड़का आर के मान हो गया 3 और छोटका आर के मान हो गया 2, तो 3:2 के अनुपात में इसका परिधि होगा, तो ए ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। चलिए एकदम हल्का क्वेश्चन है, मुझबानिए बनाने वाला है, लेकिन आप लोग को लिख के बताते हैं कि आप लोग समझिएगा बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 43। वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, वाई अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन है 44। 44 है, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके कुल पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू होता है, तो एगो मान लेते हैं स्मॉल एल है आ एगो कैपिटल एल है, एक क्यू बराबर कितना है 1:27 दिया हुआ है, तो 1/27 मानते हैं, तो ये हो जाएगा एल बटा कैपिटल एल के क्यू बराबर 1/3 के क्यू नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही खत्म। तो इसका मतलब हो गया स्मॉल एल के मान 1 है और कैपिटल एल के मान 3 है। अब देखिए बताते हैं एक कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल अनुपात उनके कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ हो जाएगा 6l स्मॉल एल के स्क्वायर अनुपात हो जाएगा 6l कैपिटल एल के स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ध्यान से कि पहले छोटा वाला हो जाए तो छोटका वाला आए, बड़का है तो बड़का वाला, ये बात का ध्यान रखिएगा। और 6 से 6 साफ हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 के स्क्वायर, का मतलब होगा 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9, तो 1:9 होगा वृत्त के क्षेत्रफल का, मतलब घन के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा, देखिए जहाँ गोला के आयतन निकालेंगे ना तो r के जगह पर 2r रखना है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो r के जगह पर 2r के क्यू, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 2 के क्यू कितना होगा 8 हो जाएगा, और r के क्यू r हो जाएगा, और 8 चौका कितना होगा सर जी, 8 चौका 32 होगा, 32 पाई आर क्यू, आई बटा के 3 है तो बटा में 3 होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा कौन होगा, ए ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन बनाना है।